Good evening to all of you. Today we discuss about the ratio analysis. Already discussed है हमारे पास two type of ratio. First is liquid ratio and second is long term solvency ratio. हमारे पास हम लिक्विड रेशियो में 3 टाइप्स विच इज़ करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो ये डिस्कस कर चुके थे. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखने और इनको निकालने की ट्रिक्स आपको समझनी है. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो. ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है हमारे पास टर्नओवर रेशियो का, एक्टिविटी रेशियो. तो एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो ये हमारे पास सी कैटेगरी है एंड डी कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इन पे जो रेड टिक किए हुए हैं आपके, ये वाला रेड टिक और ये वाला रेड टिक, ये दोनों रेशियोज जो होते हैं मतलब बी और डी कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ये ज़्यादा निकालने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं. और कोई भी कंपनी की पोजीशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की या किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर की जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, बिजनेस कितना जो है वो आगे जाके ग्रोथ करेगा और कितना उनका प्रॉफिट कवर अप है, इन पे ही डिपेंड करती है. मीन्स हम बाकी रेशियोज़ भी निकालते हैं, वो भी कंपनी की प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है रेड टिक इंपॉर्टेंट रेशियोज़, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं. तो जो थर्ड रेशियो है वो है हमारे पास टर्नओवर रेशियो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी रेशियो. इसके भी हमें फर्दर पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं. देखने में इतने सारे रेशियो लग रहे हैं बट ये अगर आप इसको सिर्फ एक सिंपल वे में याद करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएंगी. तो इसमें एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो का जो फर्स्ट रेशियो है विच इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR बोल सकते हैं. और 12th के बच्चों के लिए ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही है, लेकिन जब हम बीकॉम की बात करते हैं तो वो ITR के दो मीनिंग गलती से ले जाते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न अलग ITR है या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की शॉर्ट फॉर्म में हम ITR बोल देते हैं. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. पहले इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोला जाता था, लेकिन अब आपको बताया गया है कि डेटर्स और BR जो है मिलकर ट्रेड रिसीवेबल्स बनाती है. तो आप इसको डेटर टर्नओवर रेशियो ना बोल के ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलोगे. हाँ, लेकिन अगर ओनली डेटर्स होंगे, BR होगा ही नहीं, तो फिर आप उसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह सकती है. थर्ड है आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. वही बात है कि अगर ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिटर्स और BP मिलके इसको बना रहे हैं. अगर आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कह सकते हो अगर ओनली क्रेडिटर्स है. अगला रेशियो है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. हमने करंट रेशियो का नाम पढ़ा था, वो वर्किंग कैपिटल रेशियो था, उसमें टर्नओवर नहीं था. अगर हम अब सी कैटेगरी की बात करें तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है. अगली है हमारे पास फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो. ऐसे करके आप कितने ही टर्नओवर रेशियोज बना सकते हैं. मेनली हम ये 5-6 जो है ये डिस्कस करते हैं. आपको इनको बनाने की ट्रिक्स आ जाएगी तो आप कोई भी टाइप का टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम चलिए हमें इसको रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट रेशियो जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो गुड्स के लिए निकाला जाता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है वो पहले पता होनी चाहिए कि हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट्स ये होते क्या है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो सबसे पहले जैसे कल हमने आपको डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट समझाई थी. आज आपको जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होना चाहिए. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 11th में सभी बच्चों को सिखाया जाता है. एक बार इसको रिकॉल करने की ज़रूरत है. हम यही वही हॉरिजॉन्टल शेप में बना रहे हैं, मतलब T शेप में. तो इसमें आपके पास ये जो साइड होती है ये आपके पास डेबिट साइड होती है, बैलेंस शीट में अलग होता है. बैलेंस शीट में ये वाली साइड आपकी लायबिलिटी साइड होती है, ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड होती है एसेट्स की. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है, तो ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है. ठीक है, तो इसमें से हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये रहेंगे. वैसे तो देखा जाए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा एक बार समझाने का सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि 12th वाले बच्चों को 11th का रिकॉल हो जाए और बाकी के लिए फिर वो भूले ना कि कैसे करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही पढ़ने. हमें C और D कैटेगरी जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ज़्यादा क्लियर कट होती है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपना लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये हमारे पास हमारा जो लास्ट डे का होता है, चाहे वो अगर हम नया ईयर शुरू कर रहे हैं तो लास्ट जो हमारा पास दिन गया है वो
मतलब प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर जो होगा वही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं टू नेट परचेजेस। बच्चे यहाँ पे परचेजेस लिख देते हैं बट यहाँ पे नेट परचेजेस, तो नेट परचेजेस का फॉर्मूला भी बता देंगे कि क्या होगा। फिर आप लेते हो सारे के सारे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपका फ्यूल, पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें जो है ये आ जाती है। इसके बाद आप यहाँ लेते हो बाय आपके पास नेट सेल्स। वही नेट सेल्स कैसे निकालनी है ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ें अभी गलत कैलकुलेट हो जाएगी तो आपके पास फॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो आपके पास जो है इधर बचेगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास इनकम्स ज़्यादा है यानी सेल्स ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ज़्यादा है, तो आपके पास इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट ये बैलेंसिंग फिगर से रहेगा आपका। और अगर आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपके पास रहेगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। अब हमें मतलब इसको समझने का मेन मकसद क्या है, ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो अपने टर्नओवर रेशियोज़ निकालने, कैलकुलेट करने हैं। तो टर्नओवर रेशियोज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। फर्स्ट रेशियो जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो वो हमारे पास जो काम करता है ITR का फुल फॉर्म ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसकी जो हमारे पास रेशियोज़ की कैलकुलेशन जो होती है उसके लिए आपके पास होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो आपने माल बेचा है ना उसकी लागत। सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपके पास होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नीचे आता है आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो। यस, कुछ बच्चों के दिमाग में यही चल रहा था, तो यस इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना तो बहुत ईजी है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना बहुत ईजी है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। लेकिन एक जो आपको एक बात जो है वो याद रखनी है वो क्या है, अगर आपके पास ओपनिंग अवेलेबल ही नहीं है, ओनली क्लोजिंग है, तब आप 2 थिंग्स को ऐड नहीं कर रहे हो, डेट मीन्स आप 2 से डिवाइड भी नहीं करोगे। ठीक है, ये याद रखना। अगर सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकती है अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये चीज़ आपके माइंड में रखनी है कि अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक होता ही होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज इन्वेंट्री मानोगे। मे भी अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक को ही एवरेज इन्वेंट्री मानोगे। इसमें आप 2 थिंग्स को ऐड नहीं कर रहे हो, डेट मीन्स आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे। चलो, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब मेन जो बात आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकाला जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको ये चीज़ समझनी है पहले बैलेंस शीट को। ये लागत है आपकी, यस ये लागत है, ये लागत है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीधी सी बात है, जो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 फॉर्मूलेज है आपके पास। या तो आप क्या कर सकते हो, सीधा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हटा सकते हो, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई जो आपने माल बेचा है, जितने का माल बेचा है उसमें से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हटा दो तो बची हुई लागत है। या तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब ये नेट सेल्स कैसे निकालनी है ये आपको पता होनी चाहिए। नेट सेल्स या नेट परचेजेस निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, विजिबल है, यस। अगर नेट सेल्स निकालनी है तो आपको नेट सेल्स के लिए सबसे पहले अपनी कैश सेल्स लेनी पड़ेगी जो आपने कैश में सेल की है। आफ्टर डैट आपको क्रेडिट सेल ऐड करनी है, यस। अगर आपने उधार में भी सेल की है तो आपको वो भी ऐड करनी है, माइनस सेल्स रिटर्न्स। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम आप 11th में पढ़ चुके होते हो, फिर भी जो रिटर्न आपके पास वापस आ जाएगी इसका मतलब इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे इनवर्ड और आउटवर्ड में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो इनवर्ड का मतलब वापस आना, तो आपने अगर कुछ बेचा होगा तभी तो वापस आएगा। तो आपको नेट सेल निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। और ऐसे अगर हम नेट परचेसेस की बात करें तो नेट परचेसेस का फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। नेट परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जो हमने खरीदा था वो हमने आउटवर्ड कर दिया, बाहर कर दिया।
अच्छा, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे इनवर्ड वाले खर्चे भी आते हैं, जो माल लाने पे खर्चे होते हैं, ये सबको पता होता है, 11th में हमने इसका पूरा फॉर्मेट पढ़ा हुआ होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नेट सेल्स हमने डिस्कस कर लिया। या इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला भी होता है, जिसको आपको याद रखना थोड़ा टिपिकल सा लगेगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं। तो आप करेंगे ओपनिंग स्टॉक को ऐड, ठीक है, प्लस नेट परचेज, सारी लागत ऐड करनी है ना, तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या तो ये ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो इस फॉर्मूले में नहीं लिया वो इस फॉर्मूले में ले लिया हमने, सीधी सी बात। तो आप किसी भी चीज़ से जो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है वो हमेशा सेल से कम ही होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी आप ज़्यादा लागत लगा के कम पे तो नहीं बेचोगी ना। तो प्रॉफिट है तो माइनस की होगा। अगर हाँ लॉस है तो नेट सेल्स प्लस लॉस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे बिजनेस चाहता नहीं है कभी ये हो, तो बिजनेस हमेशा यही कंडीशन चाहता है। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दोनों फॉर्मूले जो है वो इस चीज़ से समझ आ सकते हैं, तो किस किस चीज़ को हमने ऐड किया है और किस चीज़ को हमने लेस किया है, उसके 2 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गई, एवरेज इन्वेंट्री निकल गई, तो अब हम एक्टिविटी रेशियोज का फर्स्ट पार्ट जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया हमने, ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब ये जो आंसर आएगा इसके पीछे टाइम्स लगाना जरूरी है। फर्स्ट रेशियो जो थे वो सारे हमारे पास रेशियो फॉर्म में निकले थे, लिक्विड रेशियो, आपके पास करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो, वो हमने जो निकाले थे वो रेशियोज में निकाले थे, 2:1, 3:1, इस टाइप से। आपका जो प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकला था वो प्रपोर्शन में निकला था, या वो भी आप रेशियो में निकाल सकते थे। थर्ड रेशियो जो है आपके पास एक्टिविटी रेशियो, वो हमेशा टाइम्स में निकलता है। इसका मतलब ये है इन्वेंट्री टर्नओवर कि एक साल में आपका गुड्स जो है वो कितनी बार मूव करेगा, टाइम्स एक साल में, ये पूरा एक साल का होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर जो भी रेशियोज डिपेंड है वो कंपनी की एनुअल पोजीशन को प्रेजेंट कर रही है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब एक साल में आपका गुड्स कितनी बार मूव करेगा, कितनी बार आपके यहाँ से आपका स्टॉक जो है वो जाएगा कहाँ जाएगा, सेल होने के लिए या किसी डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास से गुड्स कितनी बार मूव होगा, ठीक है। हमने ये टाइम्स एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना होता है इसका होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या स्टॉक होल्डिंग पीरियड। देखिए, इसको ध्यान से समझना, स्टॉक होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, विजिबल, यस। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या स्टॉक होल्डिंग पीरियड के लिए हमारे पास हमारे माइंड की परसेप्शन किस पे डिपेंड करती है या कंपनी की प्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड करती है, ये पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपके पास साफ मेंशन है, क्लियर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, ऐसा क्यों, बहुत सारी जगह बच्चों को ये माइंड में कन्फ्यूज़न होती है कि 365 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, तो हमें 360 क्यों कहा जाता है। तो 11th में अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये डिस्कस किया है कि हमारे पास 5 to 6 डेज जो होते हैं ईयर के, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट हॉलीडे ही होता है, मतलब आप उसको छुट्टी को डिनाई नहीं कर सकते हो, वो छुट्टी होती ही होती है। तो वो छुट्टी आपके पास कौन सी है, 15 अगस्त, लेकिन आजकल तो वो छुट्टी बंद है, सफाई अभियान चला जाता है उसमें 15 में भी और 2 अक्टूबर को भी। तो पहले ऐसा नहीं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट हॉलीडेज़ की बात करें तो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया एंड आपका होली और दिवाली हो गया। ये 5 हॉलीडेज़ जो होते हैं वो माने जाते थे कि ये काफ़ी बड़े दिन के अवसर पे माने जाते हैं, तो इनको हम छुट्टी में कैलकुलेट करते थे। तो 1 ईयर इज इक्वल टू, इफ मेंशन कि एक साल जो है वो 360 डेज़ के बराबर है, तो आपको 360 से ही करना है। आप सीधी सी बात है, अगर आप डेज़ में ले रहे हो तो 360, अगर मंथ की बात करें तो 12 अगर आप वीक्स की बात करें तो 52। 1 ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 वीक्स। अगर आप उसकी क्वार्टर की बात करें तो एक साल में 4 क्वार्टर, और अगर आप हाफ ईयर की बात करें तो 2 हाफ ईयर्स, 6 महीने के हाफ ईयर्स होते हैं। ये पता होने चाहिए कि हमने किस किस में कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं डेज़ की बात कर रही हूँ तो 360, 365 या 366 वो देख लेंगे। अगर मैं मंथ्स की बात कर रही हूँ तो 12, अगर मैं वीक्स की बात कर रही हूँ तो 52, अगर हम बात कर रहे हैं आपके
क्वार्टर्स की तो 4, और अगर हम बात कर रहे हैं आपके हाफ ईयर्स की तो 2। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं तो आप जो अपना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने ये सब चीज़ लिख दी है, इसको डिवाइड कर देना है ITR से। ITR मीन्स जो अभी आपने निकाला है, ठीक है, जो अभी आपने रेशियो निकाला है इनको डिवाइड कर देना है ITR से। तो ये जो आएंगे आपके आंसर, ये आपके पास आ जाएंगे डेज, अगर डेज है तो डेज में, मंथ्स में मंथ्स में, वीक्स में वीक्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि इतने दिन बाद जो है गुड मूव करेगा, इतने महीने बाद गुड्स मूव करेगा, इतने वीक बाद गुड मूव करेगा, इतने क्वार्टर बाद या इतने हाफ ईयर बाद। अब जैसे कि कोई अगर बाई चांस आया आपके पास आंसर जो है उसका आ गया आपके पास 4 वीक्स, तो सीधी सी बात है 4 वीक्स यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक महीना आ रहा होगा, और यहाँ पे 30 दिन 31 दिन ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपके जो आंसर्स है वो अल्टीमेटली जो कवर अप होने होते हैं वो डेज में ही कवर अप होने होते हैं। डेज से आपको जल्दी समझ आते हैं, ठीक है, डेज से ही सबको क्लियर कट समझ आते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अगर सिंपल वे में समझना चाहते हो तो डे में निकालना वो ज़्यादा ईजी है। तो फर्स्ट रेशियो जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में इसका आंसर आएगा। और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला रहेगा आपके पास डेज के लिए, मंथ्स के लिए, वीक्स के लिए, क्वार्टर्स के लिए और हाफ ईयर्स के लिए, इस तरीके से। इसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे रेशियोज होने के बाद हम किसी एक का प्रैक्टिकल कर लेंगे जो आपको ईजी रहेगा। सेकेंड रेशियो जो है इसमें हमारे पास, फर्स्ट रेशियो था आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड सेकेंड रेशियो है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना चाहेगा तो इसका मतलब मेरे को डेटर्स और बीआर दोनों इसमें यूज़ करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे इसमें डेटर्स और बीआर दोनों को फॉर्म में यूज़ करना है, डेटर्स भी और बीआर भी, तो डेटर्स प्लस बीआर इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल होता है। अब अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TR, तो इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है? डेटर्स कब अराइज होते हैं या बिल्स जो है वो कब अराइज होते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। डेटर्स कब अराइज होते हैं या हमारे पास बिल्स जो होते हैं ये कब अराइज होते हैं, ये चीज़ें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। तो डेटर्स और बिल्स हमारे पास तब अराइज होते हैं जब हम उधार पे सेल करते हैं। जब आप उधार पे क्या करते हो? सेल करते हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले रहे हो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है, अगर आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर तो वही आएगा नेट क्रेडिट सेल, लेकिन नीचे जो आएंगे वो आएंगे एवरेज डेटर्स। और अगर आप बीआर ले रहे हो, BRTR ले रहे हो मतलब बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले रहे हो तो ऊपर तो वही रहेगा नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि उधार पे अगर आपने बेचा होगा तभी आपके डेटर्स राइज होते हैं और तभी आपके बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। लेकिन नीचे आएगा एवरेज BR, ठीक है। एवरेज डेटर निकालने का प्रोसेस वही है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। इफ यूज ओनली क्लोजिंग डेटर्स देन नथिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड इफ यूज ओनली ओपनिंग डेटर्स देन ऑल्सो नथिंग डिवाइड बाय 2। ऐसे ही सेम बिल्स रिसीवेबल में है कि अगर आप सिर्फ ओपनिंग या क्लोजिंग एक ही बिल्स को ले रहे हो तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है। ये चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है। इट मीन्स अगर एक ही चीज़ होती है तो 2 से डिवाइड करने की नीड नहीं होती है। अब मुझे बात करनी है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। तो जो ये एवरेज TRS का मतलब इसमें एवरेज डेटर्स है, पहले डेटर्स का भी एवरेज बनाना पड़ेगा और फिर एवरेज BR है तो आपको BR का भी एवरेज बनाना पड़ेगा, फिर उन दोनों एवरेज को सिर्फ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको आना चाहिए। नेट क्रेडिट सेल्स के लिए अभी आपने फॉर्मूला सिर्फ पढ़ा था नेट सेल्स का, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेट क्रेडिट सेल्स की। तो सीधी सी बात है, क्या कर देना आप, टोटल सेल्स जो होती है आपके पास टोटल सेल्स का मतलब सारी सेल्स में जोड़ रखी है, उसमें से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न इन दोनों को माइनस कर दोगे तो सीधी सी बात है आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स बचेगा। अपनी टोटल सेल्स में से जितनी की आपकी सेल दे रखी है उसमें से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को आप माइनस कर देंगे, डेट मीन्स आपके पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। और अगर हम एवरेज TR की बात करें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की तो आपको क्या करना है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR
प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय सीधा 2 कर दो, या तो ये कर दो। 4 नहीं, ऐसा मत सोचना कि 4 चीज़ें अगर जोड़े तो 4 से डिवाइड, नहीं नहीं, ये सीधा 2 से ही डिवाइड। या फिर इन दोनों को अलग एवरेज निकाल लो, इन दोनों का अलग एवरेज निकाल लो, उसके बाद एवरेज का मतलब इन दोनों को जोड़ के आप अलग 2 से डिवाइड करके एक एवरेज निकाल लो, इन दोनों को जोड़ के अलग 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लो, फिर इनको सिर्फ ऐड करना, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड मत करना, ठीक है। ये एक ही चीज़ की हो रही है, सिर्फ इसको डेटर्स और BRC कंसिस्टेंसी में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वही टाइम्स में आएगा हमारे पास जब हम यूज़ करेंगे सॉरी, तो हम इसके टाइम्स में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक साल में आपने कितनी बार जो है वो उधार पे दिया है, ये आपको एवरेज टर्नओवर रेशियो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है आपको ये प्रेजेंट करता है कि एक साल में आपकी कितनी उधारें जाती है, लगभग कितनी बारें जो है उधारें जाती है, ठीक है। अब अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा है तो इसके साथ एक पीरियड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ पढ़ के आए होल्डिंग पीरियड, कितने दिन के लिए स्टॉक हमारे पास रहेगा, उसके बाद जो है वो हमारे पास से चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड का मतलब आप कितने दिनों में जो है अपनी रिकवरी कर लोगे, क्योंकि उधार पे सेल की है ना, क्रेडिट सेल की है, तो कितने टाइम पीरियड में अपनी जो है वो रिकवरी कर लेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है। अगर डेज में निकाल रहे तो 360 बाय TR, मंथ्स में निकाल रहे तो 12 बाई TR, ठीक है। वीक्स में निकाल रहे तो 52 बाई TR, क्वार्टर में निकाल रहे तो 4 बाई TR, और अगर हाफ ईयर में निकाल रहे तो 2 बाई TR। बार बार 360 इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि लगभग जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें 1 ईयर इज इक्वल टू 360 बुक ही मेंशन होता है, 5 ईयर्स हॉलीडेज कंसिस्ट किए जाते हैं। बट अगर फिर भी आपके पास ना मेंशन नहीं है तो आपकी खुद की परसेप्शन है कि आप 360 यूज़ करना है, 365 यूज़ करना है, 366 यूज़ करना है। क्वेश्चन में ऊपर पहले ईयर को आइडेंटिफाई कर लेना विच इज़ लीप ईयर और नॉट। अगर वो लीप ईयर है तो ठीक है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो ठीक है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रेशियो जो हमारे पास आएगा वो आएगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। 2 रेशियो क्लियर हो गए हमारे पास। फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके पास हमने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाला था। सेकंड इज हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसका हमने जो है वो ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकाला है। अब थर्ड रेशियो बहुत ईजी है, अगर रिसीवेबल आ गया तो हमारे पास पेबल भी बहुत जल्दी से आ जाएगा। इन सब के ना एग्जांपल्स इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज जो है वो बहुत इजी तरीके से होते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले जो है वो माइंड में समझने हैं कि कैसे समझने हैं। और ये आपको रिसीवेबल्स, पेबल्स, स्टॉक्स ये मिलेंगे कहाँ पे। स्टॉक्स के लिए तो आपको बता दिया कि आपको बैलेंस उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना है। डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए और आपको BR BP के लिए जो देखना होता है अपनी बैलेंस शीट देखनी होती है, ठीक है ना। ओपनिंग अगर 2 है, ओपनिंग क्लोजिंग 2 है तो आपको ओपनिंग भी मिल जाएगा, क्लोजिंग भी मिल जाएगा। एक ही है तो फिर आप उसी को यूज़ करेंगे ओनली। थर्ड रेशियो जो हमारे पास है वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। TPTR याद करते हैं स्टूडेंट, जैसे याद करते हैं आप उसको वैसे ही मेंशन कर सकते हैं। TPTR के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास TPTR इज इक्वल टू, हमारा पेबल कब होता है जब हमने क्रेडिट परचेज की होती है, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज TP ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखी जा रही है बट इसको मेंशन किया जा रहा है कि TP मीन्स ट्रेड पेबल है। अब वही नेट क्रेडिट परचेज अगर निकालनी है तो सीधी सी फॉर्मूला अगर नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए यूज़ किया सेम वैसे ही यूज़ करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। हमें क्रेडिट की निकालें तो कैश परचेज माइनस करनी है और अगर परचेज रिटर्न है कुछ तो वो माइनस करना है। तो टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न माइनस करते के साथ ही हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और अगर हमें एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग BP प्लस क्लोजिंग BP डिवाइडेड बाय 2। ऑलरेडी डिस्कस है कि अगर आपके पास इन दोनों से या तो सीधा एवरेज निकाल लीजिए, इसका सीधा एवरेज निकाल लीजिए, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 एक एवरेज निकल गया। ओपनिंग BP प्लस क्लोजिंग BP डिवाइडेड बाय 2 दूसरा एवरेज निकल गया। दोनों एवरेजेस को जोड़ दोगे एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। या फिर आप सबको साथ लेके चल रहे तो सीधा 2 से डिवाइड कर देना। दिमाग में ये नहीं रखना कि 4 चीज़ें तो 4 से डिवाइड करना, ऐसा नहीं है। आप 2 एवरेजेस को यूज़ कर रहे हो, सीधी सी बात। तो हमारे पास जो भी आंसर निकलेगा ये टाइम्स में वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जितने भी एक्टिविटी रेशियोज हैं उनके पीछे आपको टाइम्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है।
टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि 1:1 मतलब 1/1 तो ऐसा तो होता नहीं, तो 1 से ज़्यादा ही आता तो टाइम्स लिखा जा रहा है प्लूरल सेंस से। अब अगर हमने TPTR की बात करें तो इसका जो होल्डिंग पीरियड निकाला था इन्वेंट्री का, कलेक्शन पीरियड निकाला था हमने रिसीवेबल का, तो इसका होएगा पेमेंट पीरियड, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो पेमेंट पीरियड के लिए आपके पास अभी बताया है, अगर आप डेज में करोगे दैट इट इज़ 360/TPTR, मंथ्स में करोगे 12/TPTR, वीक्स में करोगे 52/TPTR। कुछ बुक्स में ना इसके फॉर्मूले जो है बड़े पजलिंग करके लिख रखे हैं, मतलब आपको रिवर्स करके सिखा रखा है कि 360 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, मतलब इसको रिवर्स यहाँ लिख दो। तो सीधी सी बात है, जब हम ये निकाल ही रहे हैं तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं 4/TPTR और 2/TPTR। ठीक है, तो ये हमारे पास डेज, मंथ्स, वीक्स, क्वार्टर्स एंड हाफ ईयर्स में हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगे। ये रेशो भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो बाकी के रेशोज़ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यूज़ कर रहे हो तो नीचे आप एवरेज इन्वेंट्री ले रहे हो, ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल रेशो यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल्स ले रहे हो। ऊपर आपको याद रखना है डेटर्स बनते हैं आपके क्रेडिट सेल्स से, आपके बाकी की चीज़ बनती है, मतलब ट्रेड पेबल्स बनते हैं जो आपके क्रेडिट परचेज से, और आपका इन्वेंट्री बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। अब बाकी के रेशोज़ जो होते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हो गया, लाइक फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो हो गया, और करंट मतलब टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो रह गया। इसके लिए ना एक चीज़ बता देते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, और आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो के ये तीनों फॉर्मूले जो अभी हमने डिस्कस किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में भी, और हमें कंपनी की प्रेजेंटेशन भी इसी में ज़्यादा निकालनी होती है, मतलब कितना स्टॉक आएगा जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितने टाइम पीरियड रहेगा, कितना हमें एवरेज कलेक्शन होएगा, कितने टाइम में हमें एवरेज पेमेंट करनी पड़ेगी, कितना हमारे पास क्रेडिट का पीरियड है, कितना हमारे पास कलेक्शन का पीरियड है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, जो इनके स्टार्टिंग के है वो तो बन जाएंगे बेस। जैसे हमारे पास इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री बेस था, रिसीवेबल के लिए रिसीवेबल बेस था, पेबल के लिए पेबल बेस था। तो नीचे तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल आएगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल, अगर एवरेज नहीं है तो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल है वही, एवरेज फिक्स एसेट्स, एवरेज नहीं है तो नॉर्मली जो फिक्स एसेट्स है, एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज नहीं है तो जो टोटल एसेट्स। ऊपर क्या लेंगे, तो ऊपर हमारे पास अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं होती तो नेट सेल्स लेते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ये नेट सेल्स पे डिपेंड करेंगे, मतलब बाकी के जो रेशोज़ है टर्नओवर्स के वो नेट सेल्स पे बेस करेंगे। लेकिन अगर मेंशन है कि उसको जो है कॉस्ट पे लेना है, सेल्स में प्रॉफिट क्योंकि ऐड होता है, कॉस्ट पे लेना है, तो आप यूज़ कर सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब फॉर्मूला यही है, बस सेंस जो है वो आपको देखनी है कि आप इसमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। तो पहली प्रायोरिटी जो सेल्स की रहेगी, नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको बताइए, आपके पास बस रिटर्न को घटा देना, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स और नेट सेल्स टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो आपको यूज़ करना है यहाँ पे नेट सेल्स, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो नेट सेल्स की रहेगी। अगर नेट सेल्स की जगह बोला हुआ है कि कॉस्ट पे यूज़ करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज़ करोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज टोटल एसेट्स या नॉर्मल टोटल एसेट्स। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए। फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ इज फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड सिक्स्थ इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, या आपको सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। जैसे एक दो ट्रेड रिसीवेबल का कर लेते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है मुझे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट। सिर्फ एक एग्जांपल से इसको समझा रहे हैं कि कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे। मेरे पास जो है ओपनिंग डेटर्स हैं 50,000, क्लोजिंग डेटर्स हैं 20,000, ओपनिंग BR जो है 50,000, क्लोजिंग BR जो है इसको 60 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग अमाउंट ले लेते हैं। एंड मेरे पास कैश सेल्स 1 लाख,
या ज़्यादा ले लेते हैं 2 लाख, और क्रेडिट सेल्स 3 लाख। अब आपको देखना है कि आप किसको यूज़ कर रहे हैं, सेल रिटर्न नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर टी आर निकालना है तो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज टी आर। तो एवरेज टी आर के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लूँगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लूँगी, या सीधा चारों को जोड़ के जो है वो 2 से डिवाइड कर लूँगी। तो मर्जी है आपकी, पहले आपको एवरेज डेटर्स निकालने हैं, एवरेज बी आर निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग वे में कर रही हूँ। तो मैं पहले एवरेज डेटर्स निकाल रही हूँ। एवरेज डेटर्स फॉर्मूला आप लिख लेना, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 70,000 डिवाइडेड बाय 2, 35,000। एवरेज बी आर 60,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 90,000 बाई डिवाइडेड बाई 2, 45,000, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों का जोड़ लेंगे तो 80,000। एंड नेट क्रेडिट सेल्स जो थी हमारे पास वो 3 लाख थी, 3 लाख डिवाइडेड बाय, को हम 4 लाख ले लेते हैं जान करके, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 जो हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा काटने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है ये, तो 40 से 8 5 था 40, 40, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स जो है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गया। इजी है, सिर्फ फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं चाहिए। अगर मुझे इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है और मेरे को उसको अगर 360 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है तो 360 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास लगभग डेज़ में निकाल रही हूँ मैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे टाइम्स लगाना जरूरी है, हाँ, डेज़, मंथ, वीक, क्वार्टर्स, हाफ ईयर्स जो होंगे उस तरीके से। तो हमारे पास 72 डेज़ जो है वो अप्रॉक्स आ गए कि 72 डेज़ के बाद आपको कलेक्ट करने के लिए जाना है। आपको अपने डेटर्स 72 दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 72 दिन के बाद आप उसको कलेक्ट करने चले जाओगे, क्योंकि आपने उधार सेल कर रखे हैं ना इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, हमें इसमें सिर्फ एक एवरेज निकालने की प्रोसेस बताना चाहिए और किस चीज़ को हमें क्वेश्चंस में बेस क्या है उसका, और उसका ऊपर क्या यूज़ करना है बेस में और नीचे क्या यूज़ करना है बेस में, मतलब न्यूमिनेटर क्या लेना है और डिनोमिनेटर क्या लेना है, ये हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, मतलब टर्नओवर रेशियोज के अंदर हम 6 कैटेगरीज को पढ़ लेते हैं। बाकी कुछ भी बन सकते हैं। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर ले लोगे आप नेट सेल्स, ठीक है ना। अगर पहली प्रायोरिटी सेल्स को है तो नेट सेल्स, अपन नीचे ले लोगे करंट एसेट्स। कोई भी टर्नओवर रेशियो में जो भी आपको बोले उसको आपको नीचे बेस में लेना है, ऊपर आपको सेल्स लेना है। लेकिन पहले के 3 रेशियोज उसमें आपको याद रखना है। आपका फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, दूसरा आपका नेट क्रेडिट सेल्स का है, तीसरा आपका नेट क्रेडिट परचेज का है। तो सी कैटेगरी इस जो है सी कैटेगरी, इसमें हमने ये 6 रेशियोज़ को डिस्कस कर लिया। इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो रहेगी हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो डी कैटेगरी की रहेगी। उसके बाद हमारे रेशियो एनालिसिस जो है वो सम अप हो जाएंगे। तो 12th के बच्चों के लिए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब लगभग कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेनली 12th में इसको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे जाके तो बस इसको हम यूज़ करते हैं, 12th में इसकी रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारे रेशियोज़ के आइडल रेशियोज़ बताए जा रहे हैं। इनमें आइडल रेशियोज़ को कोई ऐसे क्लियर मेंशन नहीं होता है, तो आप सिर्फ इसमें कमेंट जरूर पास कर देना, मतलब टर्नओवर रेशियोज़ के आइडल रेशियोज़ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड रेशियोज़ के आइडल रेशियो थे, कंपनी के बताए हुए थे, ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए। टर्नओवर रेशियोज़ के कोई आइडल रेशियोज़ नहीं होते हैं। टर्नओवर रेशियोज़ में सिर्फ टाइम्स और डेज की मेन रिपीटेशंस रहती है। तो आप अपने इसको कमेंट जरूर करेंगे, 12th वाले बच्चे, कि कमेंट्स जरूर पास करके आएंगे। कमेंट का मतलब यहाँ पे है अपना एक प्रॉपर, अपना एक जस्टिफिकेशन दे के आना कि हमने रेशियोज़ किस तरीके से निकाला है और उसको कैसे यूज़ करती है कंपनी। ऑलरेडी इसको हम अपना यूज़ करना और कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।